Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF. फ्रेंड्स, अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना कान सब कुछ खोल के रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो ये रामबाण सीरीज है। हालांकि किसी भी स्टेट का कोई भी दरोगा भर्ती का या पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि फ्रेंड्स मूल विधि और संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत प्रश्न बनते हैं, और जिसने मूल विधि और संविधान के इस टॉपिक को कवर कर लिया तो फ्रेंड्स उसका समझो आधा पेपर हो गया। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल विधि और संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज है जो हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत के साथ बना कर लाए हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो पेन कॉपी लेकर प्रश्नों को नोट करिएगा और बार बार रिविजन करिएगा, और यदि एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड्स, इनमें से जो आईपीसी की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा को परिभाषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 159। धारा 159 है जो कि दंगा की परिभाषा को परिभाषित करती है, आईपीसी की 159 धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली लांछन व्याख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? धारा 150, धारा 153 ख, या धारा 153 क, या फिर धारा 154? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 153 ख। धारा 153 ख के अंतर्गत ही जो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली लांछन और व्याख्यान का उपबंध, ये सब आईपीसी की धारा 153 ख के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रश्न ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? धारा 316, धारा 297, धारा 149 या फिर धारा 34? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 34। धारा 34 में ही जो सामान्य आशय से संबंधित जितने प्रावधान है वो सारे आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न, बताइए, धारा 19, 18, 17 या फिर धारा 16? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 18। धारा 18 के अंतर्गत ही दिया गया है, भारत को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? फ्रेंड्स प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और एक बार फिर से समझिएगा। जो जल्लाद होता है, जब वह किसी को मृत्यु दंड देता है, किसी को फांसी पर लटकाता है, तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत वह उस अपराध से मुक्त है? धारा 80, धारा 79, धारा 78 या फिर धारा 97? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 78। धारा 78 के अंतर्गत ही वह इस अपराध दायित्व से मुक्त है, इस अपराध से मुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है किसका? फ्रेंड्स ये प्रश्न हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो भाग 1 था, पार्ट 1, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने कुछ प्रश्न रिवीजन के लिए रखे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों, यदि आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है, ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। साथियों यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देखिएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? 7, 8, 5 या फिर 2? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेंस रिया से तात्पर्य है, बताइए मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? दुराशय से, हेतु, ज्ञान या फिर आशय? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुराशय। जो मेंस रिया है इससे तात्पर्य है दुराशय से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? केवल जम्मू कश्मीर में, भारत के किसी भाग पर, या भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, या फिर संपूर्ण भारत पर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर आईपीसी जो 1860 है इसके अधीन जो धारा 42 है
इसमें प्रयुक्त जो स्थानीय विधि है वह भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? आशय की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, या फिर अपराध की परिभाषा से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से ही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो फ्रेंड्स यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल न रहे, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है केसी मैथ्यू का वाद, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, रेग बनाम गोविंदा, या फिर मैकनॉटन का वाद। फ्रेंड्स ये जितने भी वाद हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दो प्रश्न वाद से आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। जो आईपीसी की धारा 34 है इस पर जो वाद है वो है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई। बताइए फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1861, 6 दिसंबर 1860 या फिर 6 अक्टूबर 1860। तो पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को बताया था और इस वीडियो में हमने आपको ये क्वेश्चन रिपीट किया है, क्योंकि क्वेश्चन की जो महत्वपूर्णता है, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये इसलिए रिपीट किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। और फ्रेंड्स ये अधिनियमित कब हुई थी वह आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपने पिछली वीडियो को देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता के अध्याय में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, या फिर भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में ही अपराध की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? यह भी प्रश्न रिपीटेड है। शरीर की रक्षा में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, या फिर लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था, उदाहरण के साथ समझाया था कि किस प्रकार से आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यदि कोई लोक सेवक, सपोज करिए मानिए यदि पुलिस चोर के पीछे पड़ी है और चोर को पकड़ने में या पकड़ने के दौरान उसको 2-4 डंडे मार देती है, तो चोर को आत्मरक्षा का अधिकार तो होगा लेकिन वह वहां उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के दौरान आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश बनाम राज्य बनाम MK एंथनी में, TV कथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। फ्रेंड्स इस जो वाद है ये, इस वाद में कहा गया था कि मृत्युदंड विरले में से विरलतम, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही मतलब एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, अपराधों में ही ये दिया जाना चाहिए, विरलतम अपराधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये एक एप्लीकेशन आपके पास दी गई है, आप समझिएगा और इसका आंसर सोचिएगा। राम गुस्से में शाम को मारने का प्रयास करता है। अब शाम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 96, धारा 100, धारा 98 या फिर धारा 97। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 98। यदि राम गुस्से में, राम की जगह आप किसी को भी रखिएगा, यदि राम गुस्से में शाम को मारने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो जो शाम है जिसको राम मार रहा है गुस्से में, तो शाम को ऐसी कंडीशन में अपनी रक्षा करने का अधिकार धारा 98 आईपीसी की धारा 98 देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है KM नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में, कूट रचना के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में, या फिर विकृत चित्तता के संबंध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में ही KM नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? चौर्य उद्यापन, छल उद्यापन, या फिर चोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौर्य उद्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 10, 5, 4 या फिर 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वाद में
आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? रेग बनाम गोविंदा, के एम नानावती बनाम मुंबई राज्य, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, या फिर आर बनाम DDLA एंड स्टीफन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेग बनाम गोविंदा। नेक्स्ट आज का क्विज फ्रेंड्स आपके लिए, ये भी एक तरह से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सोचना है और बताना है, सोच समझकर इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन है कि रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसा है और रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? बताइए, यदि रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है तो रामू कौन सा अपराध करता है? डकैती, सेंधमारी, गृह अतिचार या फिर अतिचार? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, आते हैं, इसलिए सोच समझकर इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।